मैं आपका होस्ट रिजवान शाहिद। आज ऑटिज़म के बारे में जानेंगे कि ऑटिज़म डिजीज़ है क्या। इसे एडीएस या एडीएस के नाम से ये जानी जाती है। ऑटिज़म जो कि एक डिसऑर्डर है, ये बिहेवियर डिसऑर्डर है। इसमें लर्निंग, लिसनिंग और सोशल बिहेवियर, कम्युनिकेशन बिहेवियर, ये जो कि ये चीज़ें इसमें जो कंक्लूडेड हैं, ये 5 डिजीज़ का कम्बिनेशन है ऑटिज़म। वो कौन कौन सी डिजीज़ हैं जिनका ये कम्बिनेशन है, ऑटिज़म का असल मकसद क्या होता है, इसकी असल मीनिंग क्या होता है, ऑटिज़म किसे कहते हैं। और ये एक तो चाइल्डहुड बीमारी है जो कि बेबी यानी बच्चे, ये एक बच्चों की बीमारी है जो या तो पैदाइश में, और ये कब और किस वक़्त ये वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं, इनके जो कि सिम्पटम्स क्या हैं, इनके रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं और ये किस एज में अपीयर होते हैं, ठीक है। और ये इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसकी जो सबसे पहली जो डिजीज़ है उसे बोलते हैं ऑर्स्टैटिक डिजीज़, जो कि ऑटिज़म से निकली है। ऑर्स्टैटिक डिजीज़, ऑर्स्टैटिक जो डिजीज़ है वो एक ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी है। स्पेक्ट्रम एज लाइक अगर हम बात करें केमिस्ट्री के हवाले से तो ये रंगों की एक स्ट्रिप होती है, रंगों में तमीज़ करना होता है स्पेक्ट्रम। लेकिन जो यहाँ पे इसका मानी है जो कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, इसमें लैक ऑफ सोशल बिहेवियर, लैक ऑफ कम्युनिकल बिहेवियर, लैक ऑफ हेयरिंग, लैक ऑफ लिसनिंग, इसमें कमी होती है सुनने में, समाजी तल्लुकात के अंदर, बोल चाल के अंदर, मवासलात के अंदर, लोगों के साथ इंटरेक्शन के अंदर। ये इसमें जो है इनके अंदर जो कि कमी पाई जाती है इन बीमारियों के अंदर। तो सबसे पहले मैं जो बात करना चाह रहा हूँ जिस बीमारी पे, वो हमारे पास ऑर्स्टैटिक जो कि है वो है। वो हमारे पास क्या होती है, ऑर्स्टैटिक का असल मतलब क्या होता है। ऑर्स्टैटिक का असल जो मतलब है जी वो खुद फिक्री होता है, खुद फिक्री, जिसमें मीन्स के ये जो कम्युनिकेशन है इसमें इंटरेक्शन भी होती है, इंटरेक्शन पे बात है। इसमें जो कि इम्पेयरिंग मीन्स के डिफनेस कह देना या लिसनिंग कह देना कि लिसनिंग के अंदर उसको सही सुनाई नहीं देता, वो आपको सही हेयरिंग नहीं कर पाता, वो इंटरेक्शन नहीं कर पाता, वो लोगों के साथ अपने सोशल जो तल्लुकात हैं, जो समाजी तल्लुकात हैं, उसको वो लोगों के साथ बेहतर तरीके से रख नहीं पाता। और इसमें जो है यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो चीज़ों को बार बार रिपीटेट करता है। रिपीटेटिव मीन्स के मतलब कि अगर एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को बच्चा बार बार वो अगर एक बार खोलेगा उसको बंद करेगा, बार बार ये चीज़ को वो अगेन रिपीट करेगा। एज लाइक अगर दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, बच्चा बार बार ये जो हैंड क्लैपिंग मतलब हाथ को बाहर नीचे कभी टच करना है, फिर उसको बार बार लेफ्ट कर देना है, या टेबल के ऊपर हाथ बार बार ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे यूं यूं, या वो मूवमेंट करता है किसी भी टाइप की, ऐसे ऐसे बार बार हिलते रहना, ऐसे ऐसे बार बार हिलते रहना। तो ये जो है ये ऑर्स्टैटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। अब दूसरा जो डिसऑर्डर होता है हमारे पास वो है एस्पर्जर जो कि एस्पर्जर जो डिजीज़ है, जो एस्पर्जर डिजीज़ है इसको हम जो कि इस तरह भी कहते हैं कि ये मतलब कि वापसी का अमल होता है, यानी रिग्रेस के अंदर भी आ जाता है, इम्पेयर्ड के अंदर मतलब ख़राबी पैदा करना इसके अंदर भी आ जाता है। तो इसमें जो है ये सोशल इंटरेक्शन के अंदर भी इसका भी समाजी तल्लुकात में, और दूसरा हमारे पास जो कि दूसरे लोगों के साथ इनके अंदर जो तल्लुकात पैदा करना होता है, ये समाजी इंटरेक्शन को नहीं रख पाता इसके अंदर। एस्पर्जर डिजीज़ के अंदर जो इस तरह का बच्चा होता है, जो इस तरह का चाइल्ड होता है, उसमें वो जो कि एक तो समाजी तल्लुकात के अंदर उसके खलाल होता है, दूसरा उसको समझने और जो सोचने की जो सलाहियत है उसके अंदर बड़े हार्ड होता है। वो सख्त रवैया रखता है
अपना रद्द अमल को जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा स्टिमुलाई होता है, इसका बड़ा सख्त रवैया, बार बार रिपीटेटिव होता है, दोहराया जाने वाला इस बीमारी के अंदर स्पर्जिस की जो डिजीज़ है। जो अगली हमारी बीमारी है, जो डिजीज़ है वो हमारे पास जो कि उसका नाम जो है वो हमारा डिसइंटीग्रेटेड डिजीज़ है। डिसइंटीग्रेटेड डिजीज़ भी जो कि उसमें क्या है हमारे पास, उसमें लैंग्वेजेस का जो कि बच्चे एक एबनॉर्मल बच्चे और एक नॉर्मल होते हैं लोग, उनकी निस्बत ये बोल चाल, इनकी जो स्पीकिंग है वो बहुत ज़्यादा डिले स्टार्ट होती है, बड़ी तख़ीर के साथ स्टार्ट होती है, बड़ी देर के बाद जाके इनको कोई अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी बोल चाल। जैसे कि एक हमारे पास एक बीमारी है माइलस्टोन, उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जिसमें 3 माह के अंदर जो बच्चा है उसकी गर्दन बंद यानी स्टे करती है, स्टॉप करते रुकती है, फैलने से रुकती है, और आफ्टर वो जब छोटा होता है तो वो यानी मुस्कुराना स्टार्ट करता है, और उसके साथ साथ वो यानी छोटी छोटी टूटी फूटी बातें स्टार्ट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर वो उठना बैठना स्टार्ट करता है वो माइलस्टोन के अंदर। तो ये चीज़ें भी चेक करनी होती हैं कि ये इसी में आती हैं डिसइंटीग्रेटेड के अंदर, कि वो ताख़ीर से सब कुछ स्टार्ट करता है। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो एक डिजीज़ है जिसका नेम हमारे पास के उनके ट्रीटमेंट के ऊपर भी बात करेंगे यहाँ पे, तो उसमें बच्चा ताहीर के साथ बोलने के साथ साथ बच्चा जो कि कम्युनिकेशन के अंदर उसको बड़ी डिफ़िकल्ट आती हैं, उसको बहुत सारी चीज़ों के अंदर डिफ़िकल्ट आती हैं कम्युनिकेशन के अंदर, और उसको लर्निंग के अंदर, उसको मूवमेंट के अंदर, उसके रूटीन के अंदर बहुत सारी उसके कन्फ्यूजन आती हैं। यहाँ पे जो हमारे पास आखिरी जो बीमारी है उसका नाम जो कि परवेसिव यानी दिमागी इख्तलाफात उसके अंदर चलते हैं, और वो दिमागी इख्तलाफात की वजह से लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाता, लोगों से स्पीक नहीं करता। इस तरह के बच्चों को लोनली रहने की हैबिट हो जाती है, वो लोनली रहना चाहते होते हैं, वो तन्हाई को पसंद करते हैं, ठीक है, उनको इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट नहीं होता, कोई दिलचस्पी नहीं होती, ठीक है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर वो बच्चा टीवी या मोबाइल का ज़्यादा शौक़ रखता है तो वो मदर के रिप्लाई को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, उसको माँ उसके नाम से पुकारेगी, उसको रिप्लाई नहीं करेगा, वो उसको यानी इस तरह के लोगों को लिसनिंग और जो कि मीन्स के इसमें हेयरिंग के अंदर बड़ा डिफरेंस होता है, बड़ा फ़र्क होता है। मतलब जो कि बच्चे को वो माँ बुला रही है लेकिन उसको वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हाँ, अगर वहीं पे मोबाइल या टीवी के ऊपर कार्टून चल रहे हैं तो उसको वो वाचिंग भी करेगा, फिर मूवमेंट उस तरीके से करेगा, ठीक है। लिसनिंग का प्रोसेस है लेकिन हेयरिंग का प्रोसेस के अंदर नहीं है। वो जिस तरह वो जो शो कर रहा है स्क्रीन के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं उसको ये फॉलो कर रहा है, लेकिन जो कि पेरेंट्स के रिस्पॉन्ड को ये फॉलो नहीं कर रहे। इससे कभी कभार वालिदैन को ये महसूस होता है कि बच्चा बदतमीज़ हो गया है, लेकिन वो ऐसे नहीं है। लेकिन इसमें ये भी है कि जो लिटरेट पेरेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे वालिदैन हैं, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। इसकी जो कि अब इसके अगली जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसमें ये है कि ये वजूहात क्यों और कब और किस वक्त ये महसूस होती है कि बच्चा जो कि ऑटिज़म का पेशेंट है, ऑटिज़म का जो वो डिसऑर्डर रखता है, ये आफ्टर 3 इयर्स के बाद इस बीमारी का पता चलता है कि या तो बच्चा उसके वजूहात ये होती हैं, उसके सिम्पटम्स ये होती हैं कि बच्चा या तो लिसनिंग नहीं सही तरीके से कर पा रहा होता है, या बच्चा स्पीकिंग नहीं सही तरीके से कर पाता, या बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं सही देता। बच्चे के अंदर इरिटेंट ज़्यादा होती हैं, बच्चे के अंदर जो कि हिजानी कैफियत और या क्राइंग करना या वीपिंग करना, ये बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है इस बच्चे के अंदर। बच्चा अच्छे से किसी को या तो उसके पास एक खिलौना है, टॉय है, तो वो बार बार उसको रिपीट करेगा, उसके साथ खेली जाएगा। अगर कोई आप इसको कोई उस वक्त अगर कोई आप कोई दूसरा उसको काम देते हैं, ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप बच्चे को एक स्कूल के एक ही ट्रैक पे लेके जाते हैं, एक ही रास्ते से डेली लेके जाते हैं, आप अगर उसी बच्चे को दूसरे दिन एक दूसरा रास्ता इख्तियार करते हैं, दूसरा ट्रैक इख्तियार करते हैं, तो ये उस रास्ते पे नहीं जाएगा, क्योंकि ये उसी रास्ते को बार बार फॉलो करते हैं। जैसे कि एक घर में एक सीढ़ी है,
उसके ऊपर बच्चा बार बार चढ़ता है, उसी पर वापस आ जाता है, तो रिपीटेटिव प्रोसेस करता है, रिपीटेटिव प्रोसेस के ऊपर हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे मेन मेन चीज़ें हैं जो कि मैं आपके से डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि जो इस तरह के वालिदैन जिनके पास इस तरह के बच्चे हैं या वो खुद इस क्रिटिकल कंडीशन के अंदर हैं, तो उनको इस तरह के पॉइंट्स बड़ी हेल्प देंगे, ताकि वो अपने बच्चे की भी तरबियत अच्छे तरीके से कर पाएँ, और उनको इन मेथड्स का पता होना चाहिए, ताकि वो उन मेथड्स को ले करके अपने बच्चे की जो कि एबिलिटी है उसको इम्प्रूव कर सके। तो यहाँ पहला जो पॉइंट है, उस बच्चे के अंदर ये बता चुका हूँ पहले कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है उस बच्चे को, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता अपने साथ के लोगों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा इशू ये है। और जो दूसरा पॉइंट है, उसमें कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है? एक वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जिस तरह के मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ये एक वर्बल कम्युनिकेशन है। आम बोलचाल में जिस तरह मैं अपने साथ के लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाता हूँ, इंटरेक्ट कर पाता हूँ, ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस तरह के ये बच्चे हैं, ऑटिज्म टाइप के लोग, ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर होता है, ये जीनियाती डिसऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह के बच्चों को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अपनी बात वो दूसरे को समझा ही नहीं सकते, अपनी चीज़ वो दूसरे को बता ही नहीं सकते कि मुझे क्या चाहिए या मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पीपल्स इन लोगों को कहा जाता है। मिसाल के तौर पे देखें, इसमें जो हमने पहले कहा कि ये चीज़ के अंदर इसमें लैक होती है, डेफिशिएंट होती है ये जो कि इंटरेक्ट करने में। तो तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है, मैंने पहले कहा कि ये तन्हाई को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उन लोगों से दूर रहते हैं जो कि नॉर्मल पीपल हैं, जो कि नॉर्मल लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, उन लोगों से ये दूर रहते हैं, स्टे करते हैं, स्टे अवे रहते हैं। तो जो चौथा पॉइंट है हमारे पास, इनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है ना, वो डिफरेंट होती है दूसरे लोगों की निस्बत। मैंने जैसे कि पहले कहा, ये हैंड फ्लैपिंग करते हैं, कभी मतलब कि इस तरह किया, कभी टेबल के ऊपर रख मारा, तो इस तरह ये इनकी ये हैंड फ्लैपिंग है, फिजिकल मूवमेंट्स है, जिस्म की मूवमेंट, पूरी बॉडी की मूवमेंट्स है, इस तरह करते रहना, इस तरह बार बार ये इनके अंदर ये चीज़ें देखने को आप मिलती हैं, तो तब आपको ये महसूस होता है कि ये ऑटिज़म का पेशेंट हो सकता है। और जो कि हमारे पास इसका पाँचवा है, इनकी रूटीन अगर आप जो कि ख़राब करते हैं रूटीन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इनकी रूटीन के ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने रूटीन के अंदर रहना बहुत पसंद करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप रूटीन इसकी ख़राब कर देते हैं, इनकी रूटीन के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर देते हैं, जैसे कि ये एक खुराक खा रहे हैं या एक ट्रैक पे चल रहे हैं, तो आपने उसमें थोड़ा-सा भी गफ़लत बरती, इग्नोरेंस किया आपने, तो ये इनके अंदर बड़ा डिस्टर्बेंस मेंटली तौर पे, मेंटली रिटार्डेशन के अंदर ये इनको मुब्तला कर देती है। पहले भी तो होते हैं, लेकिन ज़्यादा सफ़रिंग इनको, फिर वो चीज़ नहीं कर पाते जो ये कर रहे होते हैं। तो इनके लिए सजेशंस मैं आपको बाद में डिस्कस करता हूँ। तो पहले मैं आपको ये पॉइंट कंप्लीट करके, ताकि ये आपको पॉइंट माइंड में सेटअप होते जाएँ सही से। और जो छठा पॉइंट है हमारे पास, वो ये है कि ये अगर मतलब कि इनके अंदर गुस्सा और इनके अंदर हिजानी कैफ़ियत बार-बार, मतलब क्या होता है कि अगर आपने इनको कोई कुछ कह दिया, या ये अपने मूड के अंदर आके चीज़ों को तोड़-फोड़ करना स्टार्ट कर देते हैं, रोना स्टार्ट कर देते हैं, या ये खुद बहुत ज़्यादा गमगीन रहते हैं। ये इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उस गुस्से की हालत में, कैफ़ियत के अंदर ये इनको कुछ नहीं पता चल रहा होता कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, इनको खुद कुछ नहीं पता होता। ये किसी को मार भी सकते हैं, या रोना, या खुद से ज़्यादा स्माइल करना, मुस्कुराहट, हंसना, ये इनके अंदर मौजूद होता है। तो जो हमारे पास अगला जो पॉइंट है, ये होता किस वजह से है? कुछ जो कि माएँ हैं, वो बड़ी उम्र के होकर के शादी करती हैं, ये भी प्रॉब्लम है। बड़ी एज, अपनी एज से, या उनके यहाँ बेबी की बर्थ बड़ी देर के बाद होती है। मिसाल के तौर पे उनकी एज जो थी वो 30-40 तक पहुँची जाके, तो अल्लाह ने उनके यहाँ एक बच्चा पैदा किया, तो उस वक़्त भी ये कंजेनिटल तौर पे हो सकता है, पैदाइशी तौर पे ये हो सकता है, या जेनेटिकली डिसऑर्डर के तौर पे भी हो सकता है, जीन्स के अंदर आ रहा है। जैसे कि कज़न्स मैरिज से हो सकता है कि एक ही फैमिली से 10 टू फैमिली में भी हो सकता है, किसी को हो पीछे फैमिली में, उस वक़्त भी ये बीमारी आ सकती है।
तो जेनेटिकल डिसऑर्डर के अंदर जीन्स के अंदर कोई म्यूटेशन आ गई, कोई तब्दीली आ गई, जैसे कि माइटोसिस या म्यूसिस के अंदर, तो ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के तौर पे भी ये बीमारी आ सकती है। तो बड़ी उम्र की जो औरतें हैं जो शादी देर से करती हैं या उनकी प्रेगनेंसी के दौरान ये बीमारी, कंसीव करने से दौरान ये बीमारी आ सकती है। बच्चे को जब वो कंसीव करते हैं तो इस वक्त भी ये बीमारी रूनुमा हो सकती है। तो इसमें यहाँ पे कुछ माहिरीन का जो कि जिसके बारे में मैंने स्टडी की, उनका ये मानना है, ये रिसर्च करना है कि ये 6 मंथ में भी इस बीमारी का आपको इन्फॉर्म होना पड़ता है, आपको इसका पता चलना पड़ता है कि ये बीमारी क्यों वकूफ़ होती हैं, ये कौन से बच्चे हैं, ये ऑटिज़म सिंड्रोम के बच्चे हैं, तो ये आपको उस वक़्त में भी इन्फॉर्म हो जाता है। तो इसमें जो सजेशंस हैं जो कि ये हैं, ये इसके जो इलाज है वो क्या है कि इस तरह के बच्चों के साथ आप अगर ट्रीट अच्छे तरीके से करें, स्लो मोशन में करें। स्लो मीन्स के जो आप कर रहे हैं उनको उसी ट्रैक पे रखें, आहिस्ता-आहिस्ता। अगर आप उसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो जल्दी नहीं, लेकिन आहिस्ता से स्लो मतलब कि आप रन तरीके से चलें ताकि बच्चा आपके काम को अंडरस्टैंड कर पाए, आहिस्ता से, स्लोली, ताकि वो आहिस्ता से करता जाए आपके काम को जो आप बता रहे हैं। तो ये इनको आप फार्माकोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली आप इनको ट्रीट अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन मेन साइकोलॉजी या साइकेट्रिस्ट के तौर पे आप इनको एज ए घर में ट्रीट कर सकते हैं, माँ बाप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। वो जो कि पढ़े लिखे हैं वो अच्छे तरीके से इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये चीज़, ये अमेरिका के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, बकायदा इनका एक डे मनाया जाता है। तो ताकि इसलिए डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उन बच्चों के अंदर शऊर पैदा किया जाए, उन माँ बाप के अंदर शऊर पैदा किया जाए जिनके यहाँ इस तरह के बच्चे जन्म लेते हैं, जिनकी विलादत होती है, जो कि बोर्न होते हैं। तो उनको ये अवेयरनेस देने के लिए आज 68% लोगों के अंदर 63वां बच्चा ये पैदा हो रहा है, और बहुत ज़्यादा इस दौर के अंदर, इस टाइम के अंदर जो कि पैदाइश जो है वो ज़्यादा हो रही है इस तरह के बच्चों की, जो कि ऑटिज़म के डिजीज़ का जो कि हंट